नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। सतलुज यमुना लिंक नहर पर पंजाब सरकार को झटका। सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश। पंजाब और हरियाणा के विधायकों का एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन। जाट आंदोलन की चेतावनी के बाद झज्जर समेत संवेदनशील जिलों में सुरक्षा सख्त। रोहतक में शनिवार तक कॉलेज बंद। कल हरियाणा सरकार ने बुलाई बैठक। एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ सराफा कर्मचारियों की हड़ताल का 16वां दिन। दिल्ली के रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन। 20,000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का दावा। विजय माल्या से वसूले जाएंगे कर्ज की पाई। वित्त मंत्री अरुण जेटली का ऐलान। पेशी के लिए माल्या ने अप्रैल तक की मांगी मोहलत। और अब देखते हैं पहली खबर। आम बजट में प्रस्तावित 1% एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ देश भर के सराफा कर्मचारियों और कारोबारियों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की। कारोबारियों ने एक्साइज ड्यूटी वापस लेने तक हड़ताल को जारी रखने की चेतावनी दी है। आभूषण व्यापारियों का दावा है कि हड़ताल से अब तक 20,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। देश भर के सर्राफा व्यापारी गुरुवार को रामलीला मैदान में जुटे। मकसद था बजट में घोषित 1% की एक्साइज ड्यूटी का विरोध करना। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि बजट पर चर्चा के दौरान भी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उनकी चिंताएं दूर नहीं की, लिहाजा उनके पास अनिश्चितकालीन हड़ताल के सिवा कोई चारा नहीं है। सरकार की आंख, कान, नाक, मुंह सब बंद है। सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसको क्या कर रही है। ऐसी एक्साइज ड्यूटी का क्या फायदा जब व्यापारी अपने व्यापार को खो देगा। पिछले 16 दिनों से चल रही हड़ताल में 358 संगठनों के करीब 3 लाख लोग शामिल हैं। इनमें वो लोग भी हैं जो कारोबारियों के यहाँ मजदूरी कर रोजी रोटी कमाते हैं। 1 महीने से इन लोगों को तनख्वाह भी नहीं मिली है और अब नौकरी जाने का डर सता रहा है। सरकार ने वापस नहीं लिया तो मे भी हो सकता है कि कटौती करनी शुरू कर दे स्टाफ में। अगर स्टाफ ही कम हो जाएगा तो उनका घर कैसे चलेगा। अगर एक्साइज लगेगा तो स्टाफ भी आधा होगा। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि एक्साइज को हटाएं प्लीज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सराफा कारोबारियों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर 1% एक्साइज ड्यूटी वापस लेने की मांग की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में चांदी को छोड़कर दूसरे आभूषणों पर 1% उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा था। वित्त मंत्री ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए इस प्रस्ताव को वापस लेने से इनकार कर दिया था। हर वस्तु जीएसटी के दायरे में आती है, इसलिए ये उसकी तैयारी का है और किसी का हैरेसमेंट नहीं होगा। किसी माननीय सदस्य को हैरेसमेंट का पता चले, क्योंकि कोई इंस्पेक्शन के लिए नहीं जाएगा, सेल्फ सर्टिफिकेशन होगा। इसकी क्लियर इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने दे दी। जेम्स और ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन का कहना है कि सरकार एक्साइज ड्यूटी वापस लेकर गोल्ड पर 1% आयात शुल्क बढ़ा सकती है। इससे पहले साल 2005 और 2012 में भी गहनों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की घोषणा की गई थी, लेकिन सराफा व्यापारियों के विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया था। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीपी ज्वेलर्स के डायरेक्टर राहुल गुप्ता है। राहुल, स्वागत है आपका। नमस्कार। राहुल, जब वित्त मंत्री ये भरोसा देते हैं संसद में कि जो आप लोगों की चिंताएं 1% का, उन्होंने जिक्र किया कि ये जो वैट की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से नए सिस्टम को लागू करेंगे उस पर ये ज़्यादा बोझ न पड़े, इसलिए इसको बढ़ाया गया है। दूसरा ये कि जो आपकी एक बड़ी चिंता आप लोगों की वो ये है कि क्या सरकारी वो अधिकारी जाएगा, हैरेस करेगा, उसके बारे में उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उसको वहाँ वो नहीं जाएगा। इसके बावजूद आप लोग हड़ताल पर क्यों हैं? देखिए, दो बातें इसमें समझने वाली। एक तो बात है सरकार को 1% रेवेन्यू की ज़रूरत रही, सरकारी रेवेन्यू जो कि देश पे ही खर्च होता है, वहाँ तक की जहाँ तक बात है तो 1,000 टन सोना देश में इंपोर्ट होता है, जिसमें 500 टन सोने की ज्वेलरी बनती है। तो 500 टन के 1% का मतलब हुआ 5 टन, जिसकी वैल्यू हुई 1,500 करोड़ रुपए। तो इसमें हमारी सरकार से अपील ये है कि यदि सरकार पूरे 1,000 टन पे भी 1% बढ़ा दे, क्योंकि इससे दुगना रेवेन्यू बनेगा 3,000 करोड़, उसमें सरकार की कलेक्शन भी आसान होगी। आज तो सरकार को एक उत्पादक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर से एक्साइज लेनी है और तब ये 1,500 करोड़ इकट्ठे होने हैं। और उस केस में जितना सोना आयात हो रहा है पूरे के ऊपर 1% बढ़ जाएगा तो आराम से सरकार कलेक्ट भी कर सकती है और उस 3,000 करोड़ में
सरकार का खर्चा भी कुछ नहीं होगा कलेक्शन का। तो ये बात तो रही सरकार के रेवेन्यू की बात जहाँ तक है। और दूसरी तरफ जो हम बात करें कि व्यापारियों की समस्या की, देखिए एक्साइज में एक लिमिट होती है SSI लिमिट, जिसे कहते हैं कि एक स्मॉल आदमी उससे नीचे यदि उसके तबके का है तो उस पर एक्साइज नहीं लगती। इस ट्रेड के अंदर एक्साइज के लिए सरकार ने लिमिट 1.5 करोड़ से 6 करोड़ भी कर दी है, परंतु उसमें महज 20 किलो सोना आता है साल का। तो साल के 20 किलो सोने का मतलब हुआ एक दिन का 6 से 7 तोले का व्यापार। अब एक दिन में यदि कोई आदमी 6 से 7 तोले का व्यापार करेगा तो माइक्रो भी नहीं कहलाया जा सकता, टाइनी भी नहीं कहलाया जा सकता, इट विल बी अ माइक्रोस्कोपिक काइंड ऑफ सिचुएशन। आप सोचिए 6-7 तोले के अंदर जो उसकी आय होगी वो यदि हम 10 रुपये ग्राम या 15 रुपये ग्राम से भी लगाएं तो मात्र 700 या 1000 रुपये की बात कर रहे हैं। अब वो आदमी माइक्रो से भी काफ़ी नीचे चला गया, टाइनी से भी काफ़ी नीचे चला गया। तो या तो सरकार एग्जेम्पशन लिमिट वही 1.5 करोड़ रखे, बढ़ाए ना, उसको मेकिंग चार्जेस से लिंक कर दे, तो एक्चुअली ऐसा होगा कि जो छोटे तबके का जूलर है वो उससे बाहर आ जाएगा। इस तरह की कई चीज़ें हैं एक्साइज। लेकिन जब मेकिंग चार्जेस का आपने जिक्र किया, उसको लेकर सरकार की ओर से जो बयान आया, उनका साफ कहना है कि मेकिंग चार्ज कोई एक डेफिनेट टर्म या फिर डेफिनेट एक नंबर्स नहीं है। अलग अलग शहरों में अलग अलग, मैं कहूँ कि जो ज्वेलरी से जुड़े लोग हैं उनका एक अलग अलग है, ऐसे में उस पर लगाना मुमकिन नहीं है। उनका कहना है कि हम जब GST को लागू करेंगे तो एक कंबाइंड टैक्सेस होगा, अगर हम उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे तो फिर कोई उसका एक दूसरा, मैं कहूँ कि विकल्प नहीं है उनके पास। देखिए GST से कुछ चीज़ें जैसे तंबाकू वगैरह इस तरह की कई चीज़ें जो कि आम और प्रोडक्ट से कंपेरेबल नहीं है, उनको भी अलग रखा गया है। जहाँ तक की बात है एड वैलोरम ड्यूटी, वैल्यू से रिलेटेड ड्यूटी, ऐसी कई चीज़ें हैं देश में जहाँ पर मशीन के बेस पे ड्यूटी लगती है, चीज़ के प्रति ग्राम के बेस पे लगती है। उसी तरह की अगर ज्वेलरी के बेस पे ड्यूटी लगाई जाएगी तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सोने का नेकलेस बना, उसमें सोना लगा, डायमंड लगे, कलर स्टोन लगे, अब उसके मूल्यांकन की भी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो इसका अगर सही तरीके से डिस्कशन करके इंडस्ट्री से समझ के और ऐसे तरीके से लगाए भी जाए जिसके अंदर कि देश को समस्या ना हो, किसी भी आदमी को किसी की भी कंप्लायंस, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कंप्लायंस, कानून आने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन बिजनेस वाली साइड के ऊपर यदि वो नहीं हुई तो वहाँ से हैरेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब एक आम कारीगर जो 6-7 तोले का जिसकी हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए दिन में एक नेकलेस बनाता है, अब वो क्या तो हिसाब रख पाएगा, क्या वो किसी को एक्सप्लेन कर पाएगा? बात ये सिर्फ सरकार तक पहुंचाने वाली है, सरकार के समझने के लिए है। सरकार भी मुझे नहीं लगता कि चाहती है कि छोटे तबके के आदमी के ऊपर जिसकी आय 1000-2000 रुपये पर डे हो, उसके लेवल के ऊपर एक्साइज मुझे नहीं लगता कि सरकार लगाना चाहती है। केवल समझने समझाने का फेर है। तो जैसे ही ये बात एक्सप्लेन कर दी जाएगी तो सरकार ने बहुत प्रोडक्ट्स के ऊपर फिक्स ड्यूटी रखी हुई है, पर मशीन तंबाकू के अंदर ड्यूटी है, पर पैकेट, इस तरह की कई तरह की ड्यूटीज़ हैं। तो यदि प्रति ग्राम के हिसाब से ड्यूटी निकाल दी जाए, मान लीजिए आज अगर हम 3000 रुपये ग्राम का सोने का दाम कहें और 1% की बात करें तो 30 रुपये ग्राम हुई ड्यूटी, तो वो 30 रुपये ग्राम ड्यूटी फिक्स हो जाएगी, तो किसी भी तरह की ज्वेलरी होगी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। एट दी सेम टाइम वो जो 1.5 करोड़ रुपए की एग्जेम्पशन लेवल है वो 30 रुपये ग्राम से निकाल ली जाए तो अपने आप बहुत सारे लोग जो एक्चुअली छोटे हैं वो इससे बाहर रह जाएंगे। आप जिस फार्मूले को इतना आसान बता रहे हैं, हाँ जी, क्या वित्त मंत्री जब अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग मैं कहूँ कि वर्गों से, अलग अलग जो बिजनेस सेक्टर से, उनसे क्या उस दरमियान आप लोगों की कोई मुलाकात हुई या फिर जब हड़ताल शुरू हुई उसके बाद सरकार के साथ कोई संपर्क संवाद? देखिए एक मैक्रो जो सरकार से अपील जा रही है वो ये जा रही है कि इसको आप वापस ले लें और कस्टम ड्यूटी की तरफ इसको लगा दें। लेकिन सरकार तो कह रही है कि इसे वापस नहीं ले रही, उन्होंने सफाई, हाँ, मतलब सरकार रिजिड है वो अपने बयान पर। सरकार का कहना है कि काले धन और GST की बेस के ऊपर इसके ऊपर वो एक्साइज ड्यूटी ज़रूर लगाना चाहते हैं। जहाँ काले धन की बात है वहाँ पर सरकार ने और प्रोविजंस लगा दिए हैं। अब जहाँ तक बात है GST की, GST के अंदर सरकार ने कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए देश में ऑलरेडी एक्साइज वगैरह में स्पेसिफाइड सिस्टम है, और ये भी थोड़ा व्यापार कुछ उस तरह का ही है, क्योंकि इसके अंदर दिखता तो ऐसा है कि वैल्यू बहुत है, परंतु जो एक छोटा सा कारीगर या एक छोटा सा दुकानदार जो इसमें काम कर रहा है उसका मार्जिन लेवल बहुत कम है। तो बात सारी रह जाती है जब आय ही थोड़ी है, चीज़ ज़रूर महंगी है, परंतु जब आय ही थोड़ी है तो उसमें से कंप्लायंस वगैरह की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन क्या इसमें एक वर्ग ये कहता है कि इस बिज़नेस में ब्लैक मनी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है और जो सरकार ने दूसरे नॉर्म्स लगाए हैं, यानी कि पैन की अनिवार्यता, बिलिंग, वो ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को कर रहा है और उसके बजाय आप लोग फोकस कर रहे हैं 1% को लेकर, इसीलिए विरोध ज़्यादा है? देखिए एक्सट्रीम हो जाती है पोजीशन अंतर्राष्ट्रीय और बाकी देशों के अंदर। जो बात है काले धन वाली, उसके लिए $10,000 का एक मापदंड रखा गया है हर देश में कि $10,000 से यदि आप ऊपर की चीज़ खरीद रहे हैं तो आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है आप कौन है, चाहे पैन के बेस पे चाहे आधार के बेस के ऊपर। उसी तरह हमारे यहाँ पर हमारे देश में वो लिमिट 5 लाख रखी गई थी। अब वो थोड़ी सी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गई क्योंकि हमारे को काले धन की समस्या बड़ी नज़र आ रही है, परंतु समस्या सॉल्व करते हुए यदि व्यापार ही खत्म हो जाएगा
तो समस्या तो फिर अपने आप ही नहीं रह जाएगी ना। दोनों चीज को आप एग्जिस्ट कह रहे कर हैं कि व्यापार को खत्म करने की कोशिश हो रही है इस कदम के साथ। सरकार नोइंगली नहीं कर रही। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा कि सरकार नोइंगली व्यापार खत्म करने की कोई मंशा है सरकार की। ऐसी कभी किसी सरकार की मंशा नहीं होती, परंतु जो रिजल्ट है वो उस तरफ बढ़ रहा है। तो सरकार अपने डिसीजन बिल्कुल जरूर ले। काला धन एकत्रित करना या उसका किसी भी चीज़ की खरीद में लगाना कोई बहुत ठीक बात नहीं है। इसका खंडन हर देशवासी जरूर करेगा, परंतु उसके लिए एक्सट्रीम डिसीजन लेना थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। जब पूरे दुनिया के अंदर $10,000, चाहे वो गरीब देश है चाहे अमीर देश है, सबने बनाया हुआ मापदंड, तो वैसा ही मापदंड जब हमारे यहाँ है तो हम उसको क्यों नहीं फॉलो कर सकते। आप सोचिए 50% लोग की एग्रीकल्चर इनकम में है, वो तो एग्जेम्प्ट है। उसके बाद 2-3 लाख रुपए की एग्जेम्प्ट इनकम है, जो हमारा बेसिक स्टैंडर्ड डिडक्शन लेवल है, वो भी एग्जेम्प्ट है। तो उससे थोड़ा ऊपर ही तो जाएंगे। कोई आदमी ज्वेलरी खरीदता है, जिंदगी भर की सेविंग करके अपनी लड़की की तो शादी रास्ता करता है। निकलेगा कि सरकार कह रही है वापस नहीं लेंगे, आप लोग कह रहे हैं कि जब तक वापस नहीं लेंगे कारोबार शुरू नहीं होगा। मेरा मानना है सरकार अगर थोड़ा सा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ ले और उस पर वार्तालाप उस पॉइंट ऑफ व्यूज पे हो जाए, तो सरकार की सिचुएशन होती है देश में वो माता पिता जैसी होती है। अब 1-2 बार अगर कहने से बात समझी जा सके तो चलिए, आप लोग काफ़ी आशान्वित हैं। उम्मीद करते हैं कि शायद सरकार आपके साथ एक बार फिर से संवाद करे और आपकी जो परेशानियां उसको भी समझे और सरकार के जो तर्क हैं उसको भी आप लोग समझे। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। धन्यवाद। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। कलम गवाह है कि पहले अंक में मुलाकात वरिष्ठ संपादक एस निहाल सिंह के साथ। जब झगड़ा हो रहा था जनता पार्टी गवर्नमेंट में रोज़, वाजपेयी जी कहते हैं भाई मैं तो ये कहता हूँ कि इससे अच्छा तो ये है इंदिरा जी वापस आ जाए। रामनाथ जी थे, उन्होंने मुझे बड़ा बायस्ड एडिटोरियल भेजा, तो मुझे यही खेद है कि मैंने वो रखा नहीं एडिटोरियल में है, मैंने वो फेंक दिया वेस्ट पेपर पास में। कलम गवाह है शीर्ष संपादकों से संवाद, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। कांग्रेस ने दावा किया है कि उसके सहयोग के चलते ही संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से में कई अहम विधेयक पारित हो सके हैं। कांग्रेस नेताओं ने संसद के भीतर पार्टी के रुख को लेकर भी अपना पक्ष रखा। कांग्रेस ने बजट सत्र के पहले हिस्से की कामयाबी के लिए खुद की पीठ थपथपाई और दावा किया कि संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने और कई विधेयकों को पारित करने का श्रेय कांग्रेस को जाता है। दोनों सदनों में जो रिकॉर्ड काम हुआ उसके लिए अगर गवर्नमेंट शायद एक सदन में क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी कि उसमें उनका बहुमत है, लेकिन दूसरे सदन में राज्यसभा में शायद कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा क्रेडिट लेना होगा क्योंकि उनके बगैर एक भी बिल पास नहीं हो सकता। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और आधार विधेयक में संशोधन पारित करने के पीछे मकसद सरकार की राज्यसभा को दरकिनार करने की कोशिश को नाकाम करना था। 2 अमेंडमेंट्स जो हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो लाई और आधार बिल में बिल अमेंडमेंट लाई, इससे ये सिद्ध कर दिया हमने एक तरीके से कि गवर्नमेंट को राज्यसभा को लाइटली नहीं लेना चाहिए। पार्टी ने राहुल गांधी की ओर से लोकसभा में उठाए गए मुद्दों का भी जिक्र किया और साथ ही राहुल गांधी के दोहरी नागरिकता विवाद को एथिक्स कमेटी को भेजने की आलोचना भी की। They are blindly referred the case of citizenship of Rahul Gandhi to the ethics committee without any sense of judgment, without even making out a case. कांग्रेस ने केंद्र सरकार की विदेश नीति और राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर भी खिंचाई की। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। कर्ज में डूबे विजय माल्या की संपत्ति को बेचने निकले बैंकों को निराशा हाथ लगी है। मुंबई में ऐसी एक संपत्ति का आज कोई खरीदार नहीं मिला। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि माल्या से पाई पाई वसूली जाएगी। मुंबई में विजय माल्या के किंगफिशर हाउस को कोई खरीदार नहीं मिला। इमारत की ई नीलामी की प्रक्रिया गुरुवार सुबह 11:30 बजे शुरू हुई, लेकिन 1 घंटे बाद भी खरीदारों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई तो नीलामी रोकनी पड़ी। इसी इमारत में बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस का कार्यालय था। माल्या को कर्ज देने वाले 17 बैंकों के कंसोर्टियम ने इसकी कीमत 150 करोड़ रुपए रखी थी,
लेकिन कानूनी दांवपेचों में फंसी इस संपत्ति को खरीदने से लोग बच रहे हैं। इस बीच 2 मार्च को ब्रिटेन चले गए विजय माल्या ने प्रवर्तन निदेशालय से पेशी के लिए अप्रैल तक का समय मांगा है। एजेंसी ने उन्हें शुक्रवार यानी 18 मार्च को हाजिर होने का समन भेजा है। IDBI बैंक ने किंगफिशर एयरलाइंस को करीब 900 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था, लिहाजा निदेशालय माल्या से पूछताछ करना चाहता है। इसी मामले में किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी A रघुनाथन से गुरुवार को भी पूछताछ हुई। वहीं दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि माल्या से पाई वसूली जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियां और बैंक इस काम में लगे हुए हैं। This has brought a huge bad name both to India's banking as also to India's private sector. And I think it's extremely dangerous for the future that if we are not able to remedy this. विजय माल्या से कर्ज की वसूली के लिए कई अदालतों में मामला चल रहा है। बैंकों का उन पर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सतलुज यमुना लिंक नहर मामले में पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। संविधान पीठ ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं और इस मामले में गृह सचिव समेत 3 लोगों को रिसीवर बनाया गया है। पंजाब विधानसभा ने लिंक नहर के लिए अधिग्रहित जमीन वापस करने से जुड़ा बिल पास किया है और जिसके बाद राजनीति गर्मा गई। पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है और इस बारे में केंद्रीय गृह सचिव, पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को रिसीवर तैनात किया गया है। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ होम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डीजीपी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी स्टेट ऑफ पंजाब, इन तीनों को ज्वाइंट रिसीवर नियुक्त किया। वो जाके मौके पे जो भी डिमोलिशन वर्क चल रहा है या उसको लेवलिंग का वर्क चल रहा है, हैवी अर्थ मूवर्स लगे हुए हैं, उन सबको वहां से हटा के स्टेटस को मेंटेन करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर दोनों राज्यों में सियासत तेज हो गई है। गुरुवार को हरियाणा के INLD विधायकों ने पंजाब विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, तो पंजाब के कांग्रेसी विधायकों ने हरियाणा विधानसभा के बाहर नारेबाजी की। जो बिल इन्होंने आज लाने का काम किया, उससे हमारे और इनके जो आपसी भाईचारे थे, जो हमारे और इनके आपसी रिश्ते थे, आज इन्होंने पूरी तरह से उनको तार तार कर दिया, आज इन्होंने तोड़ दिया। इससे ज्यादा असंवैधानिक काम आज तक किसी भी असेंबली में नहीं हुआ। हमने उनको ये समझाया है कि ये टिट फॉर टैट है, अगर आप आ सकते हो तो कोई कमजोर नहीं है, ये काम मत करो। विवाद की वजह पंजाब विधानसभा से पारित वो बिल है जिसमें सतलुज यमुना लिंक नहर के लिए किसानों से अधिग्रहित की गई 3,928 एकड़ जमीन वापस करने का प्रावधान है। बिल पारित होते ही किसानों ने नहर पर कब्जा कर उसे पाटने का काम शुरू कर दिया। इधर हरियाणा सरकार ने पंजाब की ओर से भेजे गए 191 करोड़ 75 लाख रुपए के चेक को लौटा दिया है, जो SYL नहर के निर्माण के लिए हरियाणा ने दिए थे। हमने अपना ऑब्जेक्शन भी इसमें दर्ज कराया था, अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। बादल साहब को भी मैंने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और हम लोगों ने इसका एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया था जो केजरीवाल ने बोला था, और जो भी गलत काम हुए थे उसके ऊपर सब प्रयत्न हमने किए थे और जिसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, तो बहुत ही एक संतोष की बात है। इफ यू गो बाय द राइपेरियन एक्ट, पंजाब हैज नो वाटर टू गिव एंड पंजाब इज द रेट वी आर प्रोड्यूसिंग व्हीट एंड राइस फॉर द नेशन, at the rate you're going, we'll become desert. इसलिए कि साढ़े कोले हुन पानी बिल्कुल नहीं है। पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के तहत 3.5 MAF पानी हरियाणा को दिया जाना है। इस पानी को हरियाणा तक पहुंचाने के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर पर काम शुरू हुआ। निर्माण के लिए कई बार राशि देने के बाद भी नहर नहीं बनी, तो हरियाणा ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। इसके बाद से ये मामला कानूनी दांवपेच में उलझ गया। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। जाट समुदाय की चेतावनी के बाद हरियाणा में प्रशासन सतर्क है। संवेदनशील जिलों में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। जाट महासभा की कल सरकार के साथ चंडीगढ़ में बैठक होगी और इसके बाद आंदोलन की अगली रणनीति का ऐलान होगा। हरियाणा के रोहतक में एक बार फिर पुलिस का पहरा है। जाट आंदोलन फिर शुरू करने की चेतावनी के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। एहतियात के तौर पर रोहतक में कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। रोहतक के अलावा झज्जर और दूसरे संवेदनशील जिलों में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। केंद्र ने 3,000 अर्धसैनिक बल हरियाणा भेजे हैं, जिनमें से 300 अर्धसैनिक बल
मुनक नहर की सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे। सभी जिला के उपायुक्त और एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि वो सख्ताई से इनको डील करेंगे। रास्ता रोकना या और कोई हिंसात्मक कार्रवाई अगर कोई करता है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय जाट महासभा ने आरक्षण से जुड़ा बिल गुरुवार तक पारित करने को कहा था। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस चेतावनी को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। ये हमने ये कहा है कि इस सत्र के दौरान कभी भी पेश होगा, इसके भी कोई तिथि तय नहीं है, वो भी तैयार हो रहा है। उसमें जो भी लोग उसको तैयार करने वाले हैं उसकी जितनी भी बारीकी है उसको समझ करके और संबंधित पक्षों से बातचीत करने के बाद उसको तैयार करेंगे। उधर हिसार में जाट महासभा ने गुरुवार को बैठक में आंदोलन की रणनीति पर विचार किया। जाट समुदाय ने आरक्षण समेत 7 मांगे रखी है। जो 7 मांग हमने उसमें दी थी, 7 मांगों को लेकर सरकार ने कल प्रमुख सचिव और डीजीपी की अध्यक्षता में एक कमेटी का एक मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें हमारे भी 100 प्रतिनिधि 21 जिलों से भाग लेंगे और उसके बाद वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग पूरी व्यू रचना अपनी बता देंगे। पिछड़ा वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय का आंदोलन फरवरी में हिंसक हो गया था। इसमें 30 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कम से कम 30,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र सदन घोटाले में आरोपी एनसीपी नेता छगन भुजबल को प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत ने 14 दिनों के लिए 31 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले भुजबल को 2 दिनों की हिरासत में भेजा गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने भुजबल को 14 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। दूसरी तरफ गुरुवार को भुजबल के भतीजे समीर भुजबल को भी ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया। मुंबई हाई कोर्ट ने पुणे जर्मनी बेकरी धमाके के दोषी हिमायत बेग की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने बेग को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसमें से हिमायत 5 साल की कैद पहले ही काट चुका है। पुणे की जर्मन बेकरी में 13 फरवरी 2010 को हुए ब्लास्ट में 17 लोगों की मौत हो गई थी। इन धमाकों में 58 लोग घायल हुए थे। दिल्ली हाई कोर्ट जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की अंतरिम जमानत रद्द करने से जुड़ी याचिका पर 23 मार्च को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कन्हैया के भाषणों से देश की छवि बिगाड़ने का हवाला देते हुए तुरंत सुनवाई की गुजारिश की थी, जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया। वहीं कोर्ट में इसी मामले में एक और याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कन्हैया कुमार ने अंतरिम जमानत के लिए झूठा हलफनामा दाखिल किया। कन्हैया कुमार को राजद्रोह के मामले में 6 महीने के लिए अंतरिम जमानत मिली है। पठानकोट में आतंकी हमले की जांच के लिए पाकिस्तान का विशेष जांच दल 27 मार्च को दिल्ली आएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के बीच पोखरा में हुए बैठक में यह तय हुआ। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ मुलाकात में सरताज ने नवंबर में इस्लामाबाद में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का भी निमंत्रण दिया है। सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के बीच अलग से मुलाकात हुई। इस दौरान पठानकोट आतंकी हमले का मुद्दा उठा। मुलाकात के बाद सुषमा स्वराज ने बताया कि पठानकोट मामले की जांच के लिए पाकिस्तान की एसआईटी टीम 27 मार्च को दिल्ली पहुंचेगी। पठानकोट की बात भी हमारी हुई और मुझे खुशी है कि जो इतने दिनों से आप प्रतीक्षा कर रहे थे जेआईटी कब आएगी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की कोई तारीख तय हुई या नहीं हुई, तो वो तारीखें भी तय हो गई हैं। 27 तारीख की रात को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भारत पहुंचेगी और 28 तारीख से अपना काम शुरू करेगी। सरताज अजीज ने कहा कि पठानकोट मामले के अलावा दोनों देशों के बीच अन्य सभी मामलों पर भी विस्तार से बात हुई। अब अगला जो मौका है वो इस महीने के आखिर में 31 मार्च को प्राइम मिनिस्टर साहब भी वाशिंगटन जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी वहाँ जा रहे हैं, तो उम्मीद तो है कि दोनों की मुलाकात होगी। हालांकि दोनों देशों के बीच इस मसले पर फिलहाल राय नहीं बन पाई कि दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत कब होगी। पठानकोट हमले के बाद ये वार्ता औपचारिक रूप से लंबित है। भारत साफ कर चुका है कि इसके लिए पाकिस्तान की ओर से पठानकोट हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी।
भारत ने सार्क सदस्य देशों के बीच यातायात को बढ़ाने की अपील की है। सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सुझाव दिया कि सदस्य देशों के बीच विकास कार्यों के लिए नेटवर्क बनना चाहिए। इससे मानव संसाधन के अनुभवों का फायदा मिलेगा। नेपाल के पोखरा में हुए विदेश मंत्री स्तर की बातचीत में भारत ने मुक्त व्यापार संधि को मजबूत बनाने की भी अपील की। नेपाल के पोखरा शहर में गुरुवार को सार्क विदेश मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ओली ने सार्क के सदस्य देशों की आर्थिक ताकत का लाभ उठाने की अपील की। वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए खासकर जमीन के माध्यम से जुड़ाव करने पर जोर दिया। संपर्क हमारे विकास के केंद्र में है। इसी से तय होगा कि हम संपन्नता और रोजगार के मामले में कितना आगे बढ़ पाते हैं। यातायात से जुड़ने के लिए रेल और मोटर परिवहन समझौते को पूरा करना आवश्यक है। South Asia is emerging as a potential global economic powerhouse. It is imperative that we build on this economic progress and its associated positive synergies and complementarities to promote enhanced cooperation in line with the objectives of the SAARC. दक्षेस के विदेश मंत्रियों की बैठक में सार्क पर्यावरण और आपदा प्रबंधन केंद्र बनाने की बात तय हुई। हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों ने इसका मुख्यालय अपने यहां बनाने की पेशकश की। सार्क देशों के बीच जमीन के स्तर पर जुड़ाव में आमतौर पर पाकिस्तान बाधा बनता है, जिसकी वजह से अभी तक भारत और अफगानिस्तान के बीच सड़क मार्ग से आवाजाही नहीं शुरू हो पाई है। सार्क शिखर सम्मेलन 9 से 10 नवंबर को इस्लामाबाद में होना है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। नमस्कार।